आज आपकी बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बीए पार्ट सेकेंड ईयर में आपके 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर है आपका प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। और आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, आपके बीए पार्ट सेकंड में पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, और आपका सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। फर्स्ट पेपर में आपके जो विश्व के संविधान हैं उनके बारे में है, तो इसमें अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इनका तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से है इनके बारे में इसमें पूरी तरह से आपके 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट में आपका सिलेबस है। इसी प्रकार से सेकंड में आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें भी आपके 3 यूनिट हैं और 3 यूनिट में आपका सिलेबस पूरी तरह से विशद रूप से इसमें वर्णित है। तो देखिए, आज हम आपका सेकंड पेपर है उसके बारे में देखते हैं। सेकंड पेपर है आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है आपका। इसमें आपके एक टॉपिक है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। तो देखिए, आज हम ये टॉपिक लेते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, जो कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। और संघीय शासन व्यवस्था का नमूना जो हमने लिया है वो हमने कनाडा से भारतीय संघ का नमूना हमने लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो फेडरल सिस्टम है वो क्या होता है। देखिए, फेडरल सिस्टम में इसमें शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, विकेंद्रीकरण इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। तो हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण क्या है। आपने ये शब्द सुना अभी, विकेंद्रीकरण, तो इसका मैं आपको मतलब बताता हूं। विकेंद्रीकरण क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है केंद्र
केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य, केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य, इकाइयों का मतलब प्रांत राज्य से है, प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार। तो देखिए सबसे प्रमुख विशेषता जो है संघीय शासन व्यवस्था की विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। इसमें केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य जो है वो शक्तियों का वितरण, इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण, इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यही है जो कि इसे एकात्मक शासन व्यवस्था से बिल्कुल अलग करती है। तो देखिए भारतीय संविधान में हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और संघीय शासन व्यवस्था का नमूना हमने कनाडा से लिया है और हमारे यहाँ पर विकेंद्रीकरण की अवधारणा को पूरी तरह से हमने अपनाया है, क्योंकि केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण है। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। हमने हमारे यहाँ पर भारतीय संविधान में शक्तियों का जो वितरण किया है हमने 3 सूचियों के माध्यम से किया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में हमारे यहाँ पर जो शक्तियाँ हैं वो शक्तियाँ अलग अलग दी गई हैं। केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं और प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, और समवर्ती सूची में हमने दोनों की शक्तियों का मिश्रण किया है, जिसमें यदि कोई विवाद होता है, टकराव की स्थिति होती है समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य को लेकर, तो उसमें जो केंद्र है उसका जो है वो निर्णय जो है वो सर्वोपरि होगा। अर्थात इसमें हमने केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा समवर्ती सूची में किया गया है, दोनों की शक्तियां शामिल की गई हैं। तो इसमें दोनों को शक्तियां तो प्रदान की गई हैं, लेकिन इसके साथ ही हमने केंद्र की सर्वोच्चता को स्वीकार किया। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य समवर्ती सूची को लेकर कोई भी टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, कोई भी मन मुटाव होता है, कोई गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसमें केंद्र सरकार जो है वो सर्वोच्च है और केंद्र सरकार को हमने उसमें सर्वप्रमुखता उसमें दी गई है। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और उसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, जैसा कि हमारे संविधान में हमने संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से हमने शक्तियों का वितरण जो है संविधान में लिखित रूप से किया गया है कि केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं, केंद्र सरकार जो है उसका जो शक्तियों का दायरा है किस प्रकार से है, वो किस प्रकार से कार्य करेगी, ये शक्तियां हमारे संविधान में लिखित रूप में दी गई हैं। इसी प्रकार से राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की सूचियां, राज्य सरकार की शक्तियां राज्य सूची में वर्णित हैं कि राज्य सूची में राज्यों के हिसाब से किस प्रकार की शक्तियां उन्हें दी गई हैं, और समवर्ती सूची में जो है दोनों की शक्तियां शामिल हैं। तो देखिए अब हम इसकी विशेषता देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था के गुण और दोष के बारे में हम बात करते हैं। देखिए मैं इसके पैरेलल आपको एकात्मक शासन व्यवस्था भी बताता हूं कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था उसमें क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ, क्योंकि इसकी तुलना में आपको ज्यादा सही ढंग से समझ में आएगा कि एकात्मक शासन व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम में क्या चीज है। इसमें देखिए हमने शक्ति के विकेंद्रीकरण की बात की, शक्तियों का विकेंद्रीकरण अर्थात केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बटी हुई हैं, जबकि इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन अथवा शक्तियों का बंटवारा जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में ये चीज नहीं होती। यहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण की बात हम करते हैं कि शक्तियां क्या हैं, बटी हुई नहीं है। जैसे कि ब्रिटेन में अभी वर्तमान में एकात्मक शासन व्यवस्था है और यहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार में शक्तियां बटी हुई नहीं होती हैं। प्रांतों को, अब आप ये कहेंगे, प्रश्न आपके मन में ही उठेगा
कि प्रांतीय सरकार को क्या वहां पर कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है, शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जिस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां प्राप्त होती हैं उस प्रकार से एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतों को कोई शक्तियां प्राप्त नहीं होती तो हैं, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता की बात जो हम करते हैं अपने इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय स्वायत्तता की बात करते हैं, वो प्रांतीय स्वायत्तता इसमें नहीं है। प्रांतों को, राज्यों को अपने हिसाब से कार्य करने का, अपने हिसाब से निर्णय लेने का इसमें कोई भी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, वो लेकिन केंद्र सरकार के अधीन होती है। केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और उसी के अधीन ही प्रांतीय सरकारें अपनी शक्तियों का जो वो है वो अपनी शक्तियों का के हिसाब से कार्य करती है। तो इसमें शक्तियों का केंद्रीकरण है, इसमें शक्तियों का बंटवारा नहीं होता। शक्तियों का बंटवारा नहीं होता किसके बीच? केंद्र और प्रांतीय अथवा राज्य सरकारों के बीच। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात इसमें होती है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों के केंद्रीकरण पर आधारित होती है। इस प्रकार से मैंने आपको दोनों में तुलना करके बताया कि किस प्रकार से संघीय शासन जो है विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था केंद्रीकरण पर आधारित है। अब हम इसके गुण और दोष के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम एंड डीमेरिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो देखिए, संघीय शासन व्यवस्था के गुण जो हैं तो देखिए, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता जो हमने बताई अभी, इसकी प्रमुख विशेषता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी कि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियां बटी होती हैं। तो ये विकेंद्रीकरण इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है जो हमने पहला पॉइंट लिया। अगली इसकी विशेषता, अगला इसका गुण है प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता, जैसे कि मैंने भी आपको एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में बताया था कि एकात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय स्वायत्तता नहीं होती है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। जिस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था में हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यहाँ पर केंद्र, राज्य और केंद्र सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के द्वारा हमारे यहाँ पर शक्तियां लिखित रूप में बटी हुई हैं, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्रांत और जो है केंद्र सरकारों के बीच शक्तियां बटी हुई नहीं होती, वहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और प्रांतों को जिस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था में पूरी स्वायत्तता प्राप्त होती है, अपना निर्णय लेने में जो है उन्हें बार बार केंद्र से जो है परामर्श नहीं लेना पड़ता, क्योंकि उन्हें प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त है। उन्हें लिखित रूप में ये पता है कि उनको किस प्रकार से जो है कार्य करना है, उनकी शक्तियां संविधान द्वारा लिखित रूप में दी गई होती हैं। तो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है प्रांत अपने क्षेत्राधिकार में अपना कार्य करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में हमने देखा वहां पर प्रांतीय स्वायत्तता नहीं होती है, प्रांत वहां पर स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो हमेशा केंद्र के अधीन रहते हैं और केंद्र के अधीन रहते हुए ही वो अपना निर्णय लेते हैं, अपने शक्तियों और कार्यों का जो है उन्हें केंद्र के अधीन रहते हुए उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता इसकी प्रमुख विशेषता है। अगली जो है इसका गुण है, ये विशाल जनसंख्या वाले
राज्यों में विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में इसका प्रयोग सहजता के साथ किया जाता है। तो देखिए, विशाल जनसंख्या वाले राज्यों में जैसे कि भारत है, कनाडा है, तो ऐसे विशालकाय राज्य हैं, उन राज्यों में ये जो है बहुत ही सहजता से, सुगमता के साथ में इसको क्या है, संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। क्योंकि विशालकाय राज्यों में शक्तियां जो होती हैं, केंद्र और राज्य इतने ज्यादा होते हैं कि उनका शक्तियों का केंद्रीकरण जो है नहीं किया जा सकता। तो एकात्मक शासन व्यवस्था छोटे राज्यों के लिए उपयुक्त है, जबकि विशालकाय राज्यों के लिए ये शासन व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि इसमें राज्य इतने ज्यादा होते हैं, शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं और उसका शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं हो सकता। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण मैंने आपको बताया था, इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। इस कारण से ये विशालकाय राज्यों के लिए बहुत ही सुगमता से जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इस शासन व्यवस्था का। अगला देखिए, अगला है अगली इसकी विशेषता है कि कार्य कुशलता के साथ प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। कार्य कुशलता के साथ प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन। तो देखिए, कार्य कुशलता के साथ इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का सही रूप से संचालन होता है, क्योंकि शक्तियां जो हैं वो बटी होती हैं और बटी हुई होने के कारण इसमें शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में बटी होती हैं। इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था का जो संचालन होता है वो इसमें कुशलता पूर्वक किया जाता है, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होने के कारण, शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच बटी होने के कारण इसमें जो है प्रशासनिक व्यवस्था का सही ढंग से जो है संचालन इसमें किया जाता है। अब इसके हम दोष देखते हैं। दोष, डिमेरिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो देखिए, इसका पहला दोष है कि ये संकट काल के लिए ये क्या है, अनुपयुक्त है। संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। संकट काल का मतलब इमरजेंसी के टाइम में हम जो है इस संघीय शासन व्यवस्था में जो है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में बहुत देर होती है और निर्णय लेने के में देरी होने के कारण संकट काल में तुरंत निर्णय लेना होता है। तो संकट काल के समय में ये संघीय शासन व्यवस्था जो है ये अनुपयुक्त हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है निर्णय लेने में देरी होती है। तो देखिए, हम ये कर सकते हैं कि निर्णय लेने में देरी के कारण यह शासन व्यवस्था संकट काल के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। क्योंकि इसमें पहले प्रांतीय स्तर पर निर्णय होगा, फिर केंद्रीय स्तर पर निर्णय होगा, और निर्णय जो है एकात्मक शासन व्यवस्था में बहुत ही शक्तियां केंद्रीकरण होने के कारण केंद्र जो है उसके हाथ में ही पूरी बागडोर होती है, जबकि यहां पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। तो प्रांत और राज्य सरकारों में शक्तियां बटी होती हैं। इस कारण से निर्णय लेने में देरी होती है, और निर्णय लेने में देरी होने के कारण ये शासन व्यवस्था इमरजेंसी के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इमरजेंसी में
संकट काल में जो है निर्णय तुरंत गति से होना चाहिए, और तुरंत गति से निर्णय होने के कारण ही संकट काल से जो है बहुत ही जल्दी उबरा जा सकता है, क्योंकि संकट काल में निर्णय तुरंत होना चाहिए। जैसे इमरजेंसी आ गई, जैसे किसी भी देश ने आक्रमण कर लिया, बाहरी आक्रमण हो गया, युद्ध हो गया, तो ऐसे समय में ये शासन व्यवस्था क्या है, अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में देरी होती है। इस कारण से हम कहते हैं कि इसका सबसे प्रमुख दोष ये है कि इसमें निर्णय लेने में देरी होती है, समय बहुत ज्यादा लगता है। इस कारण से ये शासन व्यवस्था संकट काल के लिए अनुपयुक्त है। अगला इसका दोष है, देखिए छोटे देशों के लिए यह शासन व्यवस्था, छोटे देशों के लिए यह शासन व्यवस्था अनुपयुक्त है, क्योंकि छोटे देशों की विशेषता क्या होती है, केंद्रीकरण, जबकि इसकी विशेषता क्या है, विकेंद्रीकरण। विशालकाय जनसंख्या वाले राज्यों में विकेंद्रीकरण बहुत ही प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है कि विकेंद्रीकरण सबसे प्रमुख रूप से विशाल जनसंख्या वालों में शक्तियां जो होती है केंद्र और राज्य में बटी होनी चाहिए, क्योंकि शक्तियां राज्य बहुत ज्यादा होते हैं और जनसंख्या इतनी ज्यादा होती है। तो इस कारण से हम ये देखते हैं कि छोटे देशों के लिए ये शासन व्यवस्था क्या है, अनुपयुक्त है। विशालकाय जनसंख्या वाले राज्यों के लिए ये शासन व्यवस्था उपयुक्त है। अगला है निर्णय लेने में देरी के कारण, निर्णय लेने में देरी के कारण प्रशासनिक कुशलता का अभाव, क्योंकि निर्णय लेने में देरी होती है, क्योंकि प्रांतीय सरकारें अपने स्तर पर निर्णय लेती हैं और प्रांतीय सरकारें फिर केंद्र सरकार भी जो है उसमें अपना निर्णय लेती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है सर्वोपरि है। जैसे कि हमने बताया था कि समवर्ती सूची में यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। तो इस प्रकार से निर्णय लेने में देरी के कारण प्रशासनिक कुशलता जो होती है वो इसमें सही ढंग से नहीं हो पाती है। अगला इसका दोष है केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच गतिरोध या तनाव की स्थिति का सदैव बना रहना। तो देखिए इसमें जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पर यह अवधारणा आधारित है। तो इसमें शक्तियों का बंटवारा होने के कारण शक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच लिखित रूप में बटी होती हैं कि केंद्र सरकार को किस दायरे में रहकर काम करना है और राज्य सरकार को किस दायरे में रहकर काम करना है। लेकिन फिर भी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हमेशा गतिरोध और तनाव की स्थिति जो है इस शासन व्यवस्था में बनी रहती है, और ये शासन व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर हमने 3 सूचियां दी गई हैं हमारे संविधान में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसी प्रकार से समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन दोनों में क्या है, किसी विषय को लेकर तनाव, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तनाव की स्थिति का हमेशा बना रहता है। और यदि उसमें भी यदि समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में
किसी विषय को लेकर कोई तनाव उत्पन्न होता है तो उसमें केंद्र सरकार जो है उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, उससे सर्वोच्चता हमारे यहाँ पर दी गई है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार का जो है वो वर्चस्व राज्य सरकारों पर ज्यादा बना रहता है और इसमें राज्य सरकारें जो होती है हमेशा केंद्र के सामने भिक्षावृत्ति की कटोरा लेकर, जैसे मान लो अपने अधिकार के लिए बार बार वो करती है फरमाइश। कई बार केंद्र सरकार जो होती है वित्तीय मामलों में राज्य सरकारों को वित्त कहां से मिलता है? केंद्र सरकार से मिलता है। केंद्र सरकार उन्हें वित्त देती है, केंद्र सरकार जो है उन्हें वित्त की अनुशंसा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है कि उन्हें किस प्रकार से अपने यहाँ पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था का कुशलतापूर्वक संचालन करना है उसमें वित्त सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और इसमें केंद्र सरकार जो होती है राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार के लिए वित्त मदद के लिए हमेशा जो है वो उनकी ये मांग रहती है कि हमें केंद्र सरकार जो है वो कम वित्तीय सहायता देती है। तो इस प्रकार से इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं केंद्र और राज्य सरकार के बीच हमेशा तनाव और हमेशा गतिरोध की स्थिति बनी रहती है। तो देखिए इस प्रकार इस शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से शक्तियों का बंटवारा जो है किया गया है और शक्तियां केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियां जो होती हैं वो बटी होती हैं। तो इस प्रकार से संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख जो विशेषता है वो विकेंद्रीकरण है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियां जो होती हैं बटी होती हैं।